गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस बैच में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज हम जनरल स्टडीज से रिलेटेड प्रश्न आप सभी साथियों को कराने वाले हैं और यहाँ पे जो होगा हमने 2 या 4 करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आज की लेक्चर में डाल दिए हैं, जनरल स्टडी के प्रश्नों में डाल दिए हैं जो अति आवश्यक बन जाता है आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो उसी पर्पज के हिसाब से हम देखते हुए जनरल स्टडी के प्रश्नों में हम सोचे कि चलिए 4 करंट अफेयर्स 2 या डाल देते हैं जो हम लोग का रिवाइज अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी साथियों मित्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग के पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। और यहाँ पे इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट होती है दोस्तों। हम इंग्लिश के जो भी प्रैक्टिस सेट लाते हैं वो इंग्लिश में डिफाइंड रहते हैं, हम उसको इंग्लिश टू हिंदी करके बताते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ ही साथ होते हैं जिससे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश की क्लास लाते हैं। तो अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रश्न देखिएगा तो कह रहे हैं कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे होगा नदी है, किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी। तो हम लोग यहाँ पे कृष्णा सही करेंगे, कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी जो है दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है। ओके, समझ गए। अब हम लोग मूसी नदी के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से समझ लेते हैं। ये जो मूसी नदी है भारत के तेलंगाना राज्य में बहती है। भारत के तेलंगाना राज्य में मूसी नदी बहती है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। और ये जो है हैदराबाद जो महानगर है इसके किनारे ये जो नदी है बसी हुई है। यह हैदराबाद से कह सकते हैं 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। कौन सी नदी? तो मूसी नदी, ठीक है, समझ गए। और पूर्व में नलगोंडा जिले में वाडपल्ली में कृष्णा नदी में संगम हो जाती है। और वहीं से जो पूर्व में ये जो एक जिला पड़ता है साथियों नलगोंडा, वहीं से ये जो है कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? तो मूसी नदी मिल जाती है। तो प्रश्न याद रखिएगा कि मूसी नदी कहाँ पे है? तो तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 जो है। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है। जो अपशिष्ट जल होते हैं इसमें उपचार की जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः उस उपचार का क्या नाम हो सकता है? तो उस उपचार का नाम सीवेज हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा, सीवेज उपचार कहा जाता है। अपशिष्ट जल के जो उपचार की प्रक्रिया होती है उसे सीवेज उपचार के नाम से जाना जाता है। समझ गए। आगे देखिएगा, इसके बारे में हम आप लोग को समझा देते हैं। जो सीवेज उपचार है ये शहरी अपशिष्ट जल में प्रदूषकों के निष्कासन की एक विधि मानी जाती है। जो अपशिष्ट जल से प्रदूषकों के निष्कासन की विधि मानी जाती है, जिसमें से बात कर सकते हैं जो मुख्य रूप से घरेलू अपशिष्ट जल और कुछ जो औद्योगिक अपशिष्ट जल होते हैं ये शामिल होते हैं। घरेलू के मतलब हो गया जो घर के हो गए, जैसे बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे अपशिष्ट जल जो गंदगी होते हैं वे सारे, और जो कुछ औद्योगिक अपशिष्ट जल जो शहरी क्षेत्र में जो कल कारखाने होंगे उसके अपशिष्ट जल दोनों क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। समझ गए। प्रदूषकों को निकालने और उपचारित अपशिष्ट जल बनाने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रश्न हम लोग 3 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि हाल ही में देख सकते हैं ये करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द इम्प्लीमेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एंड एक्ट
2019 फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। कहने का मतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, किस देश के लिए लागू किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। उपर्युक्त सभी देशों के लिए लागू किया गया। आप लोग इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बाप से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे BAP, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, B से बांग्लादेश। देख सकते हैं, बाप याद करिएगा ना तो इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है नागरिकता संशोधन कानून जो 2019 है, ये किस देश के लिए लागू किया है, किस नागरिकों के लिए लागू किया है। तो 3 देश हैं, कौन कौन से याद करिएगा। बाप के मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न, अगला देखेंगे। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे मुलाकात की है, तो इलाहाबाद में मुलाकात की है। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में जो कार्रवाई करने के लिए, रिहाई करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस नेताओं की जो भविष्य है उसकी योजनाएं बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद जो कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में बैठक की थी। ठीक है, यहाँ पे समझ गए कि क्या कह रहा है। यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे आए हैं कि जो जनवरी 1931 में जब महात्मा गांधी जी की जेल से रिहाई हो गया था, उसके बाद जो कांग्रेस नेता है आगे की कार्रवाई करने के लिए योजना बना रहे थे। ठीक है, और योजना बनाने के लिए एकजुट होना जरूरी है, बैठक होना तो जरूरी है। तो ये बैठक कहाँ पे हुआ था, तो ये बैठक इलाहाबाद में हुआ था। समझ गए। आगे देखिएगा, जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेज का जो शासन है, वह नमक उत्पादन के ब्रिटिश कराधान के विरोध के रूप में अपना नमक बनाते हुए गांधी जी और हजारों से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मतलब जो ब्रिटिश है, अंग्रेज शासन है, जब महात्मा गांधी नमक उत्पादन के लिए बहुत सारे लोगों को मिलाकर ये कार्य कर रहे थे, तो उस समय ब्रिटिश शासन जो था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद नमक जो है मार्च, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया, मतलब शुरू किया गया। तो यही याद रखिएगा कि जो दांडी मार्च शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। और इसके जो प्रणेता माने जाते हैं, किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी शुरू किए थे। समझ में आ गया। तो इस डेट को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, 12 मार्च 1930। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न जो 5 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार, याद रखिएगा, अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ध्यान रखना होगा। यहाँ पे प्रश्न कुछ अटपटा टाइप का पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का। तो भारत में देश की जो कुल बाल जनसंख्या और ग्रामीण बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हैं कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 54.05%। कितना है, तो 54.05% है। ओके, समझ गए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। जब 2011 की जनगणना हुआ था भारत देश में, उस समय जो ग्रामीण बाल जनसंख्या थी वह 74.05% थी। कितना थी, 74.05% थी। ठीक है, अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार अगर बात करेंगे, अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार उस समय भारत की कुल जनसंख्या देख सकते थे कितना मिलियन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 देखिए यहाँ पे पॉइंट है, 21 सैकड़ा हजार, मतलब कह सकते हैं 1210 मिलियन थी उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें ग्रामीण की आबादी देख सकते हैं 833.1 मिलियन, शहरी आबादी जो थी वह 377.1 मिलियन थी। मतलब वहाँ उस समय देखेंगे जब जनगणना हुआ था भारत देश में 2011 में,
तो उस समय ग्रामीण आबादी जो थी, ग्रामीण आबादी, उस समय ग्रामीण आबादी की संख्या सबसे ज़्यादा थी और शहरी की क्या थी, सबसे कम थी। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों एडमोंडेस जो जनगणना के अनुसार जो है 70% से अधिक आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। किसके अनुसार, एडमोंडेस के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार। समझ गए इस बात को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न जो 6 है, यहाँ पे जो 6 प्रश्न कह रहा है कि देख सकते हैं, राजीव राम्स इज ए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम। जो राजीव राम है ये डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। राजीव राम 21 के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राजीव राम है एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। राजीव राम ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। राजीव राम जो है 4 बार मेजर चैंपियन रह चुके हैं। मेजर चैंपियन 4 बार रह चुके हैं राजीव राम। इन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2021 में यूएस ओपन पुरुष युगल में जो शैलेश सबरी के साथ खिताब जीते हैं। तो राजीव राम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, 2020 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते हैं और 2021 में यूएस ओपन पुरुष युगल पुरस्कार ये खिताब जीते हैं। समझ गए, 4 बार मेजर चैंपियन ये रह चुके हैं राजीव राम। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न जो 7 प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसके अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, बिना वसीयत कोई भी हिंदू महिला जो मर जाती है, कोई मर जाता है तो उस समय हिंदू महिला की जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार किसका होगा, उस पर पहला अधिकार किसका होगा। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो उसका पहला अधिकार जो हो जाएगा उसके पति का होगा दोस्तों। किसका होगा उसका पहला अधिकार, उसका पति का, क्योंकि वाइफ है और वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग रहते हैं। तो अगर उसकी वाइफ मर जाती है दोस्तों तो उसके पूरा जो संपत्ति का अधिकार होगा उसके पति का होगा। किस उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार। समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, वही बात यहाँ पे जो है पुष्टि किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 है, 2005 का 39वां को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लिंग भेदपूर्ण प्रावधानों को हटाना अभिनीत हो गया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग आते हैं 8 नंबर करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है। बहुत अच्छा सा प्रश्न, किससे मिला है। तो यहाँ पे बात करेंगे ओपेनहाइमर। किनको मिला है दोस्तों, ओपेनहाइमर को मिला है। जो 96 ऑस्कर पुरस्कार है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, वह किनको मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। किसको, ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 9 प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये। 9 जो प्रश्न करे कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम अभियान जो है इसमें डैश घटक है। जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने के लिए वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। यहाँ पे घटक पूछ रहा है, कितने घटक हैं, 2 घटक हैं या 3 घटक हैं या 5 घटक है या 8 घटक है। तो यहाँ पे 3 घटक है। इसके घटक कितने हैं दोस्तों, तो इसके 3 घटक हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। जो सरकार की किसान अनुकूल पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए जो अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना अभियान चालू किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे किसानों के बारे में क्या बताया गया है। माफ कीजिए, कहा गया कि नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है। इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट
योजना, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो 10 प्रश्न है। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो हैं ये निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। बहुत यहाँ पे अच्छा सा प्रश्न है। तो ये जो बजाते थे वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? तो ये वायलिन बजाते थे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से ये नायडू जो हैं एक माने जाते थे। ये जो थे आंशिक रूप से अंधे थे। इन्होंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में धन जुटाने के लिए 1952 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑडिटोरियम दिल्ली में खोला था। ये जो थे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, इन्होंने धन जुटाने के लिए दोस्तों 1952 में, कब? तो 1952 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑडिटोरियम दिल्ली में खोले थे। कौन? नायडू खोले थे। और 1957 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नायडू को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वायलिन के ये प्रमुख ज्ञाता माने जाते थे। ठीक है, नायडू ध्यान में रखिएगा, अंधे थे ये। 11 यहाँ पे जो प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान में इसके बारे में समझ लीजिए। रज्जु की मतलब संघ कार्डिडेटा के समूह है ये, जिसमें कशेरुकी और कई निकट रूप से संबंधित है अकशेरुकी शामिल है। जैसे रज्जुकी की बात करेंगे, मौलिक विशेषता क्या है? ये पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है इसके अंदर। पृष्ठ ब्यूबलर तलिका कार्ड की उपस्थिति होती है, ग्रसनी गिल की उपस्थिति और गुर्दा के बाद पूंछ की उपस्थिति। तो ये सारे चीज़ जो है रज्जुकी की विशेषता है। देख सकते हैं यहीं से प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ पे जो रज्जुकी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक अधर हृदय की उपस्थिति भी शामिल होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे जो 12 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। निष्फल भूमि का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, इरोसिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो मृदा अपरदन है ये प्राकृतिक रूप से घटक है, ये भौतिक प्रक्रिया है। यह जो है जल, हवा जैसी प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाता है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। यह निष्फल भूमि के मुख्य कारण है। बैड लैंड, जहाँ की मिट्टी मर जाती है उसके लिए ये प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मृदा अपरदन कहाँ पे होता है? जो हाँ मिट्टी का कटाव कहते हैं, वहीं पे मृदा अपरदन होता है। 13 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है। भारतीय संविधान के ब्लैंक्स दिया गया है। इसमें इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित है। कौन सा प्रावधान सुरक्षित है? तो ये जो प्रावधान है आर्टिकल 324, ये प्रावधान क्या है? ये सुरक्षित है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के जो भाग 15 है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है यहाँ से। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक के निर्वाचन की व्याख्या है। ठीक है, समझ गए। और आर्टिकल 324 में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग निहित होना बताया जाता है। तो ये जो आप लोग का पहला वाला ये वाला बताएं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी जाती है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग को, तो इसे में ध्यान रखिएगा। भाग 15 के अंतर्गत आता है जो चुनाव होता है। अभी फिलहाल में ही जो चुनाव हुआ है वह जो है किसके अंतर्गत? तो भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो जंग का कारण बन सकता है, सल्फर हो सकता है। जंग का कलर क्या बनेगा दोस्तों? तो जंग का कारण सल्फर बनेगा। थोड़ा सा समझ लीजिए। पेट्रोलियम में जो सल्फर है, जिसको गंधक बोला जाता है, ये आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरी के हिस्सों में क्षय का कारण बन सकता है। क्षय का,
H2SO4 इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम के शोधन में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। और इसका प्रतीक S होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 U होता है। इसके बाद आगे चलेंगे, प्रश्न 15 है। 15 यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन से होगा, जयंत मूर्ति के नाम पे रखा गया है। क्षुद्र ग्रह किसके नाम पे रखा गया है? तो भारतीय के नाम पे उनका क्या नाम हो जाएगा? तो जयंत मूर्ति हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया। यहाँ पे स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। मकर विलक्कू उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल है, ठीक है। हाँ दोस्तों, केरल है, केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मकर विलक्कू जो त्यौहार है, उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। आप लोग देख सकते हैं मकर जो विलक्कू है ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव के दौरान प्रकाश जिसे स्थानीय भाषा में मकर विलक्कू कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश मकर विलक्कू कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये सबरीमाला मंदिर के पास में मनाया जाता है, जिसको पोनम्बे लमेडू नामक पठार पर जलाया जाता है। सबरीमाला मंदिर के पास स्थित पोनम्बे बलममेडू मंदिर के नामक पठार पर जलाया जाता है। अगला जो प्रश्न है 17 प्रश्न है। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत कौन से पायलट का चयन नहीं हुआ है? कौन से पायलट का चयन नहीं हुआ है? तो देखेंगे प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा, शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है ओल्गे कोनानके, इनका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि ओल्गे जो कोनानके हैं दोस्तों ये अंतरिक्ष में 1000 दिन तक रहे हैं। ओल्गे जो कोनानेको हैं ये अंतरिक्ष में 1000 दिन तक रहने वाले व्यक्ति हैं, और ये जो व्यक्ति हैं रूस के रहने वाले हैं। कहाँ, किस देश के रहने वाले हैं? तो रूस के रहने वाले हैं। तो आज आप सभी साथियों के लिए 17 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।